नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार पर सपा नेताओं को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि अपने ही गढ़ में कैसे हार गए। सपा नेता हार के कारणों को बता रही हैं। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई से विधायक रमाकांत यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सपा की हार के कई कारण हैं, जिसमें चुनाव में कम समय मिलना, जिसके कारण हम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों तक अपनी बात नहीं पहुँचा सके। प्रत्याशी की घोषणा नामांकन के अंतिम दिन की गई। मुसलमान वोटों में बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली की वजह से बंटवारा हुआ, ये सब हार के कारण बने। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सहित सभी सपा नेताओं ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि विधानसभा चुनाव की तरह उन्होंने धर्मेंद्र यादव के नहीं जीतने पर राजनीति से संन्यास की बात कही थी। कहा कि विधानसभा चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था। जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वरिष्ठ सपा नेता ने इस बात से इनकार किया कि समाजवादी पार्टी की हार का कारण अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार न करना है। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही प्रचार किया जा रहा था और पार्टी के सभी कद्दावर नेता चुनाव में लगे हुए थे। दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपनी कमियों को दूर करके 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करेगी। ये पहली बात तो समय कम मिला और ये कमजोरी अपनी हम सब लोग मान रहे हैं। हम सब लोग समय अभाव में जो हमारा अन्य पिछड़ा है, अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनमें हम पहुंच नहीं पाए और अपनी बात को बता भी नहीं पाए। वोटरों में उत्साह नहीं भर पाए। पोलिंग परसेंटेज कम पोल हुआ। तमाम बातें थीं और एक बैग जो है, जिस दिन पर्चा दाखिल करने का लास्ट डेट था उस दिन हमारे कैंडिडेट आए। हम लोग प्रयास तो किए और प्रयास करना भी चाहिए, हम लोग किए भी, लेकिन कमजोरी हम लोगों की ये हुई कि हम लोग गांव में जा कर के, हमारे दल के लोग गांव में अनुसूचित लोगों के यहाँ, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के यहाँ पहुँच नहीं सके, अपनी बात को कह नहीं पाए, समझा नहीं पाए। इसका कारण है कि पोलिंग घटी है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, यह हर कारण बना है। जैसा कि विधानसभा चुनाव अभी 3-4 महीने पहले हुए थे, समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा मिला के 4,36,000 वोट पाई थी और धर्मेंद्र जी को 3,04,000 वोट मात्र मिला है। 1,32,000 में गिरावट इस 4 महीने में। देखिए, उस समय सरकार बनाने का जुनून था। पहली बात कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। इस नाम पर भी वोट बहुत तेजी से चला है, चढ़ा है, वोटिंग किया है और इसमें हम किसी का दोष नहीं देंगे, किसी गलती नहीं। गलती स्वयं हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग गरीब बस्तियों में पहुंच नहीं पाए, अपनी बात को कह नहीं पाए, उनको उत्साहित नहीं कर पाए, जिसका कारण था जहां आप कह रहे हैं 4,36,000 पोल हुआ, वहाँ पोल कितना हुआ? 3,04,000। 3,04,000 पोल हुआ। तो पोलिंग परसेंटेज घट गया, ये हार का कारण था। लेकिन जो 5 विधानसभा के विधायक भी चुने गए थे, कहीं न कहीं उनके प्रति कुछ नाराजगी लगती है लोगों की, जनता की, या फिर इतनी जल्दी क्यों इतना माहौल बदल गया? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे किसी विधायक से जनता नाराज हो, समाजवादी पार्टी के विधायक से। मैंने बता दिया, समय कम मिला, हम लोग जनता के बीच में नहीं जा पाए, जनता के बीच में पहुंच नहीं पाए, अपनी बात को नहीं कह पाए। कहीं न कहीं जो निरहुआ के खिलाफ माहौल बनाया गया, ठुमका लगाने वाला, नचनिया, इस तरह के आरोप कुछ नहीं ना उसका? देखिए, चुनाव में तो चलता है, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलता है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है चुनाव में, लेकिन बता रहा हूँ हम लोग सबसे बड़ी कमजोरी जो हम गांव में नहीं घुस पाए, गरीबों में नहीं जा पाए, मजदूरों में नहीं जा पाए, अपनी बात को नहीं कह पाए, उनको समझा नहीं पाए, समय कम होने के नाते ये हम लोगों को हारना पड़ा है। और माइनॉरिटी का कितना बड़ा कारण रहा? जैसे धर्मेंद्र जी ने कल कहा कि हम समझा नहीं पाए। देखिए, माइनॉरिटी साथ में थी,
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से माइनॉरिटी में बंटवारा हुआ है। माइनॉरिटी हमारे भी साथ थी, जमाली साहब के भी साथ थी जो बहुजन के उम्मीदवार थे, दोनों तरफ थी। 9-10 का अंतर हुआ होगा, इधर ज़्यादा या उधर ज़्यादा ये हुआ होगा, लेकिन माइनॉरिटी भी हमारे साथ थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने बताया मूल कारण है कि हम लोग गांव में नहीं जा पाए, गरीबों में नहीं जा पाए, अपनी बात नहीं कर पाए। 2024 में क्या? देखिए, अभी 2024 को 1.5-2 साल समय है, 18 महीने समय है, और समय तो एक हफ्ते में बदलता है, 18 महीने हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में रेज करेगी। पूर्वांचल की सभी सीटें 2024 में लोकसभा में निकलेंगी। चुनाव जीतना हारना अलग बात है। आपने ये देखा कि इंदिरा गांधी पूरे देश से चली गई थी और 80 में एक तरफा आ गई, है ना। मालूम होता था कि कांग्रेस कभी इस देश से जाएगी नहीं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 2, 4, 5 सीटें विधानसभा में, 4, 5 सीटें लोकसभा में आती थी। लेकिन उन लोगों ने परिश्रम किया, करते करते आज यहाँ तक पहुँचे, और कांग्रेस जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप ये प्रकृति का नियम है। आज उनका वर्चस्व है, उनकी पार्टी सत्ता में है, प्रदेश में है, केंद्र में है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता ऊब करके उनके कार्यकलापों से बदलाव लाने का काम करेगी, और निश्चित रूप से 2024 समाजवादी पार्टी की सुखद स्थिति रहेगी। अखिलेश जी का जा रहा है, और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसी से बाहर निकलना होगा उनको। नहीं, देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सभी लोग लगे हुए थे, जितने पदाधिकारी थे, प्रोफेसर रामगोपाल जी भी आए थे जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तमाम लोग थे, हर लोग लगे थे, दल के सभी विधायक लगे थे, एमएलसी लोग लगे थे, राज्यसभा मेंबर लोग लगे थे, तमाम लोग लगे हुए थे। और ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निकलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसी बात नहीं। आपने देखा है विधानसभा चुनाव के पहले दिन रात चले हैं रथ यात्रा लेकर के, सामाजिक रथ लेके चले हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चलते हैं, चलेंगे और निकलेंगे, सभी लोग निकलेंगे, दल के चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता, सब लोग जनता के बीच में चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, और निश्चित रूप से 2024 हमारे लिए सुखद स्थिति होगी। विधानसभा में आपने कहा था चुनाव समय की सभी 10 सीट अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो राजनीति से संन्यास लूंगा, आपकी बात सही साबित हुई। इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सका? देखिए, विधानसभा में मैंने कहा था, मैं उसमें माहौल देखा था कि माहौल पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, पूरे जिले का, तो मैंने कहा था, इसमें तो मैं नहीं कहा हूँ। लेकिन इतना जरूर मुझे ये महसूस हुआ कि लड़ाई टक्कर की है, लेकिन हम लोग जानते थे कि 50, 60, 70 हज़ार वोट से हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अब गिनती के समय पता लगा कि पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया। जहाँ पोलिंग होनी चाहिए थी हमारे लोगों की 65%, 70%, वहाँ पोलिंग हो गई जाके 48%, 45%, 50%। कहीं न कहीं आपके लोगों को ज़्यादा पैमाने पर पाबंद किया गया, उनको नज़रबंद तक। देखिए, ऐसा है, सत्ता ने सत्ता का दुरुपयोग तो किया है। जैसे हमारे जो मजबूत गांव हैं, जहां 500 वोट है, 1000 वोट है, वहां 50 वोट, 100 वोट काट दिया गया। हमारे जो एजेंट थे उन्हें एक लाल कार्ड थमा दिया गया कि आप पोलिंग पर नहीं आएंगे। तमाम इस तरीके से सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है, और सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है। और बहन मायावती का केवल उद्देश्य ये था कि समाजवादी पार्टी हारे, इसीलिए उन्होंने जमाली साहब को एक बार निकाला, फिर अपने पास बुलाया और फिर टिकट दिया, और रामपुर में नहीं लड़ाया, रामपुर में बीजेपी का समर्थन करवाया, और यहाँ भी घुमा फिरा के दूसरे तरीके से बीजेपी का समर्थन करवाया उन्होंने। ये भी हमारे हार कारण बना है कि जमाली जी भी मुस्लिम वोट बांटे, हम भी लिए, दोनों तरफ बटे, इसलिए जो है
रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा ने ये दोनों सीटें सपा से छीन ली। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 मतों से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को मात दी है। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी गायक और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हराया। उपचुनाव में सपा की हार के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर भाजपा ने अखिलेश और आजम खान के गढ़ में कैसे सेंध लगा दी? भाजपा के जीत के कारण क्या है? समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? ऐसे तमाम सवालों के उत्तर जानने के लिए एबीसी चैनल ने जब जनपद की जनता से बात की तो किसी ने कहा कि जो जनता के बीच में रहेगा वही जीतेगा। किसी ने कहा कि यहाँ के लोकल नेताओं की लापरवाही भारी पड़ी तो किसी ने कहा कि कोरोना व बाढ़ तक में जनता का दर्द तक नहीं जानने आए अखिलेश को ये जनता का उत्तर है। यहाँ के जिले के तमाम नेता जो विधायक हैं उनकी वजह से समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई और हमेशा हारती रहेगी। यही रवैया रहा तो क्या वजह रहा? क्या मतलब कोई नाराजगी जनता से क्या रहा? जनता के बीच में कभी जब गए ही नहीं तो कहाँ से चुनाव जीतेंगे? आज का वो समय है कि जनता के बीच में जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो। जनता किस तरह नाराज रही? क्या कारण रहा? न कोई विकास हुआ है, न कोई काम हुआ है, न जनता के बीच में एक दूसरे के सुख दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए। घर में बैठ के एसी में सबको ज्ञान देते थे। उस आरोप लगा रहे हैं कहें विधानसभा उन्हीं का। विधानसभा में जब आदमी एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित जब होगा तभी तो जनता उनके पीछे रहेगी। यही कारण रहा कि जनता के बीच में न गए और यही कारण रहा कि आज उनको हार का सामना। यहाँ पर सुरक्षा है, यहाँ पर सुशासन है, यहाँ पर राशन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया और जनता समाजवादी पार्टी से उब चुकी थी और यहाँ पर परिवर्तन चाह रही थी, इसलिए परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हारने का कारण एक ये है कि एक माननीय सांसद जो माननीय अखिलेश यादव जी सांसद थे वो एक बार भी जीतने के बाद आजमगढ़ नहीं आए। जो कहा जाता है कि आजमगढ़ उनका घर है, पर घर का मतलब ये नहीं होता है कि सांसद होके यहाँ ना आए। जनता इतनी परेशान थी, कोरोना महामारी हुआ इतना बड़ा, इतने लोग मरे और नगर में बाढ़ आया, गांव में बाढ़ आया, शहर डूब रहा था, सब कुछ था। उसके बावजूद सांसद जी को इतना भी टाइम नहीं था कि आजमगढ़ में आए और लोगों का हाल चाल ले। माननीय सांसद जी सिर्फ आते थे, कहीं तेरही हो, शादी विवाह हो तब आते थे, पर लोगों के दुख में ना आना, इसीलिए जनता ने उनको अब की जवाब दिया और जनता की आंखें खुल चुकी है। इसलिए जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए आज दिनेश लाल यादव जी को सांसद चुना गया। पार्टी अपने गढ़ में अब हारने की वजह हम क्या बता सकते हैं, लेकिन कुछ नेताओं की कमी की वजह से समाजवादी पार्टी है। अब भाई ये उपचुनाव है, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय नेता नहीं आया, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय नेता नहीं आए। ये वजह नहीं हो सकती, लेकिन लोकल नेताओं की कमी की वजह से समाजवादी हार। जनता का जनता पे आरोप लगा रहे हैं नेता ने नहीं मतदान किया या अब कुछ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, ये भी एक वजह है। जो समाजवादी का वोटर वो निकलने में थोड़ा सा कोताही किया, ये भी वजह मानी जाती है। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायकों का कब्जा है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी सपा के ही पाले में है। मजबूत सीट होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में सपा को अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिले में माइनॉरिटी वोटों को सहेजने के लिए महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी लगभग 5 दिनों तक जनसंपर्क करते रहे। इसके साथ ही अफजाल अंसारी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी आजम खान को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया था। 2 जनसभा आजम खान ने करते हुए इमोशनल कार्ड खेला। इसके बावजूद वो यहाँ की जनता को समझाने में कामयाब नहीं रहे। वहीं माइनॉरिटी वोट न मिलने से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के बयान के बाद से अलग ही तूफान उठ गया। माइनॉरिटी के ज्यादातर लोग उनके आरोप से खफा हैं, तो वहीं कुछ लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोट जमाली को मिला है। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। आइए आपको भी सुनाते हैं उनकी बात। देखिए, ये मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि इस धरती पर जो अभी चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें 10 प्रत्याशी समाजवादी के जीते, तो उनको तो वोट दिया सब जितने मुसलमान भाइयों ने, और इस बार भी उनको वोट दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया। चलिए ठीक है, मैं मान सकता हूँ कुछ नाराज़गी होगी जिस वजह से कुछ वोट कम हुए हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से उनको नहीं दिया गया। सभी
जो समाजवादी के समर्थक थे उन्होंने पूर्ण रूप से समाजवादी को ही वोट किया है और किसी को नहीं वोट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अनदेखी का सामना करना पड़ा है। उसकी अनदेखी का सामना करने की सबसे बड़ी वजह ये भी रही है कि आज़म खान साहब जो उनके फाउंडर मेंबर थे उनको वो देखने तक नहीं गए। एक राकेश गुड्डू जी हैं जो एमएलसी रह चुके हैं, उनके उससे जो आज़म खान का पोस्टर से वो फ़ोटो गायब हो गया था। जब ट्रोल हुआ मीडिया में तब उन्होंने फिर से बदलाव लगाया। तो कहीं ना कहीं अनदेखी का तो सामना उनको करना ही पड़ेगा। तो उसका परिणाम जो है इस उपचुनाव में दिखने को मिला। यह गलत है। मुसलमानों ने उनके बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भरपूर वोट दिया, लेकिन उन्होंने अपने फ़र्ज़ को नहीं निभा सके। वो जब फ़र्ज़ को नहीं निभा पाए तो मुसलमान कहीं न कहीं से नाराज़ हुआ उनसे, और ज़िले के नाम पर कि आज़मगढ़ ज़िले का एक प्रत्याशी है, ज़िले के नाम पर गुड्डू जमाली को 50% से ज़्यादा मुसलमानों ने वोट किया। बाकी तो 50% के आसपास धर्मेंद्र यादव जी को वोट मिला ही। क्या कहना आप लोगों का? नाराजगी जो आप लोग नाराजगी की बात यह है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री रहे, आप 5 साल एमपी रहे आजमगढ़ ज़िले से, और मुसलमानों पर NRC C88 के तहत काफ़ी उत्पीड़न हुआ। मुसलमानों ने उसके विरोध में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में मुसलमानों ने मुकदमे झेले, लाठी खाए। मुस्लिम औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखकर उनके गठबंधन को वोट देकर उनको एमपी बनाया, और वो मुसलमान महिलाएं भी पुलिस की लाठी खाईं। आप पूछने तक के नहीं हुए तो आज धर्मेंद्र यादव को कहाँ से हक बनता है कि वो मुसलमान पर आरोप डाल रहे हैं कि हमको वोट नहीं मिला? उसके बाद भी उनको 50% के करीब मुसलमानों ने वोट दिया। कौन सी उनका यहाँ मामला है? कौन सी जमींदारी है? उनका अपना क्षेत्र कहीं आजमगढ़ में मुसलमान लड़ने लायक नहीं? आजमगढ़ में क्या यादव लड़ने लायक नहीं? अगर समाजवादी पार्टी दो ही बिरादरी की पार्टी मानी जाती है तो दोनों में अच्छे अच्छे लोग हैं, मजबूत अच्छे मुसलमान भी हैं, मजबूत अच्छे यादव भी हैं। आजमगढ़ से लड़ा दिए होते उनको। सैफई से और अपनी ख़ानदान से बार बार आजमगढ़ पर, यानी वो आजमगढ़ पे कब्जा करना चाहते हैं। आजमगढ़ इतना कमज़ोर ज़िला नहीं है। आजमगढ़ ज़िले को पूरे भारत के लोग जानते हैं, विश्व में इसका नाम है। और यहाँ का एमपी गैर जनपद का हो, फिर हम लोग अपनी बाजी हार गए। इस बार भी हमारा संजोग से एमपी गैर जनपद का हो गया। बहरहाल जो जीता उसको बधाई है। समाजवादी पार्टी के हारने का तो मेरा जहाँ तक के 4-5 कारण है, और इस हार को हार भी न माने। 5-7 हज़ार की हार को हार नहीं कहा जाता है, मगर जो भी ये 5-7 हज़ार जो पीछे हुए हैं उसके पीछे जो मेरा अपना जो मानना है कि धर्मेंद्र यादव जी कैसे हारे हैं इतने कम वोटों से, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो हम लोग के जहन में आती है कभी कभी बात जो है। एक तो ये होता है कि अखिलेश जी क्योंकि सदर हैं, पार्टी के मुखिया हैं, और इससे पहले इनके पिताजी थे माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको नेताजी कहा जाता है। जब वो जीते तो उनका भी ना आना, फिर अखिलेश यादव जी जीते वो भी नहीं आए। और तीसरी बात ये होती है कि इलेक्शन के कैंपेनिंग में जो है अखिलेश जी आए नहीं हैं। पूरे कैंपेनिंग में धर्मेंद्र जी और पूरी टीम लगी रही है। और जो दूसरा ये होता है कि पहले तो आप किसी नेता को अगर फील्ड में उतारते हैं तो कुछ दिनों का समय दिया जाता है कि भाई इतने दिन पहले, 2 महीना 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किया जाता है। यहाँ आप लास्ट डे वो कर रहे हैं और नेक्स्ट डे जो है पर्चा दाखिला होता है। तो ये तो पब्लिक का असमंजस यही रहता है। पब्लिक तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न में रहती है कि सपा से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि गुड्डू जमाली साहब वाकई में उन्होंने अपने मुबारकपुर में काम किया है। कोरोना काल में जितना उन्होंने काम किया है मेरी समझ से कोई पॉलिटिशियन ने इतना काम नहीं किया होगा। चाहे वो अपनी फंडिंग लगाए हों, चाहे अपनी पर्सनल पैसा दिए हों, चाहे आपका जो उनको मिलता है गवर्नमेंट से उसमें उन्होंने बांटा हो। पूरे मुबारकपुर में नहीं, बाकी अदर्स जगह भी उन लोगों ने कोरोना काल में बड़ी मेहनत किया है। बाकी नेता कोई अपने पॉकेट से खर्चा करने वाला यहाँ नहीं है। देखिए एकदम साफ बात है, गुड्डू जमाली ने ये किया है। तो एक तो ये भी है, और सबसे बड़ा रीज़न एक आता है कि गुड्डू जमाली साहब हर जगह ये कैंपेनिंग करते रहे, और अपने निरहुआ साहब भी करते रहे कि निरहुआ साहब अपनी कैंपेनिंग अपने यादव के हिसाब से या जो बीजेपी पर उसके हिसाब से करते रहे। गुड्डू जमाली की जो कैंपेनिंग थी ये था कि बाहरी वर्सेस यहाँ आजमगढ़, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर एक था कि कब तक बाहर के लोग आएंगे लड़ेंगे। बल्कि गाजीपुर के आके निरहुआ जीत के चले गए। भाई उनका अपना है, उनको मुबारकबाद है।
वो उसके हक के, जब वो जीते हैं तो उनका हक है पूरा, वो हमारे अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए कुछ वोट, अब किसकी ये पॉलिसी थी, कहाँ की थी, ये तो नहीं मालूम, मगर इस इलेक्शन में माइनॉरिटीज़ के बहुत से वोट जो है बसपा पे गए हैं। तो जो गलत आरोप लगाए वो गलत लगाए हैं, उनको आरोप जो है ये नहीं लगाना चाहिए था। माइनॉरिटी ने उनको वोट दिया है। हाँ, जिस एक माइनॉरिटी का भी कैंडिडेट लड़ रहा था तो लामहला कुछ न कुछ वोट गया, उनको भी गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर माइनॉरिटी ने वोट जो है सपा को किया है। जो आरोप लगाना नहीं, वो आरोप लगाना बिल्कुल उनका गलत है। ये आरोप नहीं उनको लगाना चाहिए जो है। माइनॉरिटी तो हमेशा जो समाजवादी के साथ थी और आज भी है, हो सकता है कल भी रहे। इस आरोप से माइनॉरिटी नाराज नहीं होगी? नहीं, लग तो रहा है कुछ लोग जो नाराज़ी भी पैदा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुजन पार्टी हर तरीके से समाजवादी को हराना चाहती थी, वो नहीं हरा पा रही थी। अब की एक मतलब ये है कि मुस्लिम को, अच्छे मुस्लिम को जो हर दिल अजीज़ था, लोगों में लोकप्रिय था, उसको लड़ाया और लड़ाने के बाद जो है उसका फ़ायदा वो हुआ कि बहुजन को, वो समाजवादी को जो मुस्लिम वोट था, वो मुस्लिम वोट 80% चला गया बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन मायावती ने के वोट जो थे, जिसको कहा जाता है हरिजन का वोट 20% नियर अबाउट 40,000 वोट भाजपा में कन्वर्ट हो गया। सपा का इसलिए वो कोई और ग्राफ असर नहीं पड़ा कि सपा उसके बाद भी 3,08,000 वोट पा रही है। अगर सपा के यादव हटते तो वो इतना वोट कहाँ से आता। मुसलमान 80% वोट हट गए, सिर्फ उनके पास 20% मुसलमान सपा को गए। अगर वो भी बहुजन समाज पार्टी को आ जाता तो ये हमारे बहुजन के वोट नहीं उनको जीतने देते, तब भी गुड्डू जमाली हार जाते। अखिलेश यादव को हारने का क्या कहा सपा का यार उसका वोट मुस्लिम खसक गया बस 80। देखिए यहाँ मुस्लिम नाराज रहे सपा से? नहीं, नाराज नहीं थे मुस्लिम ने नहीं मुस्लिम कोई नाराज सब नहीं था। लोकल मुस्लिम ने वोट सिर्फ गुड्डू जमाली की शख्सियत पे दिया, और इसमें कोई दो नहीं, गुड्डू जमाली शख्सियत रखते हैं, हैसियत रखते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को वोट तो ले लिए, लेकिन अपना वोट नहीं संभाल पाए। बहुजन का वोट, मुस्लिम का वोट उन्होंने 80% ले लिया। इसके लिए उनको किसी ने वो आज इतना वोट नहीं पाया आज तक, लेकिन वो मिले हुए काबिल तारीफ़ है, वो उनकी अपनी शक्ति है। लेकिन उनके जो वोट थे, जिसके बलबूते पे आए थे, बहुजन के जो 2 लाख की गठरी थी, उनको 1.5 लाख भी वोट नहीं मिला, वो चले गए बख्तिया भाजपा में। सपा का हारने का बस यही टोटल यही है ये फैक्ट। और बकिया सपा का यादव वोट बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ है, उनका राजभर वोट बड़ी मजबूती से मिला है, और यही वजह है कि 2,10,000 करीब वो यादव वोट, बकिया राजभर वोट, कुछ वोट मिला के 3,08,000 पहुँचे। आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपितों पर आरोप पर बहस की तारीख होने के चलते काफी गहमा गहमी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि आज बहस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तैयार नहीं है। इस पर कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अगली तारीख 13 जुलाई को बहस के लिए निर्धारित किया है। लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर व कत्ल के मुकदमे में तारीख थी। उनके वकीलों ने अब पहले आपत्ति की थी, जिसका उत्तर दिया जा चुका था, जिस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आज तारीख पर पहुंचे बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि वो भी तैयार नहीं है, जिस पर कोर्ट उनकी बात को मानते हुए 13 तारीख को बहस करने के साथ ही सभी मुलजिमों को पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के एराकला में वर्ष 2014 में सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। मामले में ठेकेदार जो मुख्तार अंसारी का ही खास था, उसने विपक्षियों पर गोलीबारी का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बाद में पुलिस की विवेचना में दूसरी स्थिति सामने आई थी। पुलिस का आरोप था कि मुख्तार अंसारी ने मऊ जिले में डबल मर्डर मामले में गवाह को फंसाने के लिए साजिश रचकर अपने ही ठेकेदार के मजदूर पर फायरिंग करवाई थी ताकि गवाह फंस जाए। पुलिस की तरफ से मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगियों के ऊपर दर्ज किया गया था। वर्ष 2020 में इसी मामले में पुलिस की तरफ से गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। गैंगस्टर और कत्ल के मुकदमे में तारीख थी, दोनों मुकदमे में आरोप विरचित होना था। उनके वकील ने पहले आपत्ति किया था, उसका उत्तर दिया गया था, आज बहस होनी थी, किंतु बचाव पक्ष के वकीलों ने सामूहिक प्रार्थना करके न्यायालय से कहा कि आज हम लोग बहस नहीं कर पाएंगे, तैयार नहीं है, इसलिए उस मुकदमे में कोई तारीख दे दी जाए। न्यायालय उनकी बात मानकर उस मुकदमे में
13/7/22 को आरोप बनाने के लिए सुनिश्चित किया और यह भी आदेश दिया है कि सभी मुल्जिमान उस दिन उपस्थित रहेंगे। आजमगढ़ के सिधारी थाने के रेलवे स्टेशन के समीप वर्ष 2015 में बहुचर्चित एडवोकेट राजनारायण सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री अंगद यादव के पुत्र के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर बयान दर्ज किया गया। आज मामले में डॉक्टर अशोक सिंह का बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया था। इस पर डॉक्टर अशोक सिंह गोरखपुर से आजमगढ़ कोर्ट आकर बयान दर्ज करवाए। मामले में अगली तारीख कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को रखी गई। लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि राजनारायण सिंह हत्याकांड में पूर्व MLA अंगद यादव द्वारा 302 की धारा के अंतर्गत सजायाफ्ता मुलजिम है। उनके पुत्र के खिलाफ चार्जशीट आई थी। इस पर बहस के लिए डॉक्टर को तलब किया गया था। डॉक्टर का बयान दर्ज कर लिया गया है और उनके वकील ने बहस भी की है। इसके बाद अगली तारीख पड़ी। बता दें कि वर्ष 2015 में सुबह टहलने के लिए निकले वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता राजनारायण सिंह की रेलवे स्टेशन के समीप ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे अंगद यादव समेत उनके पुत्र व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं। अभियोजन पक्ष का पहले आरोप था कि तत्कालीन सिधारी थानाध्यक्ष ने पूर्व मंत्री को बचाने के लिए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा और बड़े महत्व का यहाँ चल रहा है, जो है वो भी श्री अंगद यादव ex MLA जो 302 के सजा याफ्ता हैं, उन्होंने राजनारायण की हत्या किया था। तो हत्या के मुकदमे में उनके लड़के के खिलाफ चार्जशीट आई। उसमें आज डॉक्टर तलब थे, श्री अशोक सिंह डॉक्टर अदालत के हुक्म से गोरखपुर से आज उपस्थित हुए। उनका पूरा बयान हुआ और उनके वकील ने जिरह भी किया। उसमें सुनवाई, अगली सुनवाई के लिए 14 तारीख पड़ी, 14 जुलाई पड़ी। ठीक। आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर सांसद चुने गए सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त हुई इस सीट पर बीते दिनों हुए उपचुनाव का परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया। इस बार मतदाताओं ने समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाले इस जिले की सदर सीट पर समाजवाद का किला ध्वस्त करते हुए भाजपा का भगवा ध्वज लहरा दिया। रविवार को हुए मतगणना परिणाम में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 8,679 मतों से हराकर सदर सीट के 20वें सांसद के रूप में चुन लिए गए। सदर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें सगड़ी, गोपालपुर, मुबारकपुर सदर एवं मेहनगर के क्षेत्र आते हैं। यहाँ कुल 18,38,930 मतदाता थे। चुनाव में कुल मतों के 49.48% मत पड़े थे। रविवार को जिला मुख्यालय पर बिलईसा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में मतगणना स्थल पर सुबह ईवीएम मशीनों में कैद मतों की गिनती का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान मतगणना स्थल पर बनाए गए स्ट्रांग रूम की ओर जा रहे सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को वहां तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर ईवीएम मशीन बदलने का गंभीर आरोप लगा दिया। हालांकि प्रशासन ने सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह मामला शांत हो गया। तत्पश्चात मतों की गणना शुरू की गई। दोपहर 12:30 बजे के बाद भाजपा एवं सपा प्रत्याशी के बीच चल रही उठापटक का क्रम थमा और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी बढ़त बनाते नजर आए। मतगणना के बीच तीसरे नंबर पर है बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली ने दोपहर में ही अपनी हार स्वीकार कर ली और मतगणना स्थल से समर्थकों के साथ चले गए। हालांकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ मतगणना के समय मौजूद नहीं थे। मतगणना का कार्य भाजपा के अन्य नेताओं की देखरेख में चल रहा था। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ मतगणना कार्य पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। कई चक्रों तक चली गिनती के बाद प्रशासन ने शाम करीब 5 बजे के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 3,12,768 मत पाकर विजयी घोषित किए गए। इसी तरह बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली को 2,66,210 मत प्राप्त कर तीसरे नंबर के लिए संतोष करना पड़ा। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 3,04,089 मत पाकर दूसरे नंबर पर रहे। इस तरह लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के धर्मेंद्र यादव 8,679 मतों से पराजित किया। जीत दर्ज करने के बाद निरहुआ ने जीत का श्रेय डबल इंजन की सरकार को दिया। कहा, आजमगढ़ में रहकर आजमगढ़ का विकास कराऊंगा। पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास
और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस जीत से। आजमगढ़ की जनता को मैं प्रणाम कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ। जिस तरह से निरहुआ को नचनिया पतंगिया कहा गया, इस पर क्या कहना है? इस पे क्या कह सकते हैं, ये उनकी छोटी सोच का प्रमाण है कि उनकी सोच कितनी छोटी है ये वो बताना चाहते हैं। और जनता ने उन्हें जवाब दे दिया कि ये जो नचनिया है, जो नाचने वाला है, वो अब कितने लोगों को नचा दिया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था आजमगढ़ और इस उपचुनाव ने इतिहास रच दिया है। आप जनता को कहना मुलाकात सिखला। मैं प्रणाम करती हूँ जनता को, इन्होंने ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है। यहाँ के लिए भी, रामपुर के लिए भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत सारा आभार। और अब आजमगढ़ का विकास बहुत अच्छे से होगा। अच्छा, 2024 में मुस्कान यही बरकरार रहनी चाहिए? 100% यही मुस्कान बरकरार रहनी चाहिए और यही मुस्कान बरकरार रहेगी। आप लोग 24 में भी अपना प्यार और स्नेह देंगे। बड़ा समय देना होगा आजमगढ़। देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आजमगढ़ में ही रहेंगे, यही फिल्में करेंगे, यही काम करेंगे। धन्यवाद। से मिली हार के बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन ने मिलकर चुनाव हराया, बसपा ने भाजपा की बी टीम की भूमिका निभाई, मुसलमानों का विश्वास जीतने में कमी रह गई। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने हार पर कहा कि फिर और मजबूती से आएंगे, 2024 में आएंगे। जवाब ले लिया, क्या अधिकारी वोटर लिस्ट हो रहे थे, क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था, क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए, क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए। मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूंगा, चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप सवेरे आरोप लगा रहे थे वो क्या सत्य निकला? क्या बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार क्या? अरे मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये मोहरा है। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौक़ों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आगे खुल जाए। अखिलेश जी आते तो क्या बधाई फिर जाएंगे। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहाँ तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश जी आते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? फिर 24 में धर्मेंद्र जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। अखिलेश जी आते तो क्या माइनॉरिटी थोड़ा घूमती? क्या ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए।
या जो वो फैसला लेंगे। अखिलेश जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों को, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ठीक कह रहा हूँ कि मैं इंक्लूडिंग माई पार्टी, मेरा संगठन, हम लोग पूरे जी जान से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से। मैं खुद 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था इस धूप में। हमने बहुत कोशिश किया और मैं ये कॉन्फिडेंट था कि हम और ऐसा नहीं है वो तो आपके सामने था वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ। और यही जो जीत के आए वो कम से कम है, जो पहले हुआ वो अब ना। यही मीडिया आप लोगों की मेहरबानी है। जमीन पर कोई आदमी नहीं है। ये जो जितने लोग लड़ रहे थे इनके पास बहुत बड़ा सब कुछ सपोर्ट था, हम लोगों के पास क्या। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। प्रतिबंध के बावजूद जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए गए, साथ ही पटाखे भी फोड़ा गया। बेलैसा में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रविवार को सकुशल मतगणना संपन्न हो गई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए। बेलैसा मंडी से शहर की तरफ आने वाले मार्ग पर स्थित एक मैरिज हॉल के पास बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जीत का प्रमाण पत्र लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे पहुंचे कि पार्टी के लोग जमकर नारेबाजी करने लगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी संजय राय, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, जयनाथ सिंह, संतोष श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी और ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर डांस हुआ। निरहुआ की जीत की खुशी में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और प्रभारी संजय राय ने जीत का श्रेय मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियों और कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम को दिया। कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने ढहा दिया। दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिले की दोनों लोकसभा सीट और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। जनता पार्टी आजमगढ़ उपचुनाव जीत करके यह मैसेज दे रही है कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जनता के लिए जो काम हुआ है, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, बेरोजगार नौजवान, सबके लिए सरकार ने काम किया है और इसलिए जो है कि सपा का गढ़ यह ध्वस्त हुआ है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। इसलिए जो है आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आजमगढ़ के एक एक कार्यकर्ताओं ने जो तपस्या करके परिश्रम किया है, उन सब के बल पर ये भारी जीत हुई है। मैं आजमगढ़ की जनता जनार्दन का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र में आजमगढ़ जो ऊसर भूमि थी उसको उपजाऊ बनाने का काम, कमल का फूल खिलाने का काम आजमगढ़ की जनता जनार्दन ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र अध्यक्ष होने के नाते आजमगढ़ की जनता जनार्दन का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजमगढ़ में आने वाले दिनों में आजमगढ़ की लोकसभा का चुनाव, चाहे लालगंज की लोकसभा का चुनाव या आजमगढ़ में आने वाले समय में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल परचम लहराएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ सैफई से लेकर के मैनपुरी से लेकर के और हर जगह पर उनका गढ़ समाप्त हो रहा है और आजमगढ़ से भी उनका गढ़ समाप्त हो चुका है। अब आजमगढ़ में आजमगढ़ के लोग जीत करके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पर पूरे जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न का माहौल रहा। कहीं अबीर गुलाल उड़े तो कहीं आतिशबाजी की गई और चुनाव में निरहुआ के पक्ष में जमकर प्रचार करने वाली भाजपा की महिला मोर्चा भी जश्न में पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंह के सदारी स्थित आवास पर महिला मोर्चा की सभी टीम ने ढोल नगाड़े के साथ निरहु के जीतने की खुशी में जश्न मनाए। गुलाल और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सभी ने इस ऐतिहासिक पल को खुशी मनाई। जिलाध्यक्ष बबीता जसराज सरिया, जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह, नगर अध्यक्ष निरुपमा पाठक, महामंत्री अनीता सिंह, पूजा पाठक, जिला उपाध्यक्ष माधुरी दुबे, महामंत्री उषा आय, जिला महामंत्री जूही श्रीवास्तव, मंत्री सुमन सिंह, जिला मंत्री विभा बरनवाल, रागिनी तिवारी, वंदना गुप्ता, पूजा वर्मा, पूनम शर्मा, अलका श्रीवास्तव, सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निरहुआ की जीत की खुशी मनाई और एक दूसरे को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी, मवाद, निमोनिया,
स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.